जय हिंद दोस्तों। रणभूमि में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट जो ये लेटेस्ट एडिशन है 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन है, इसका हम लोग लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ना पढ़ना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा फिजिक्स 10 क्लास में हम लोग खत्म कर दें। इसमें लगभग 24 से 25 टॉपिक है। चलिए आपको दिखाते हैं कितना ये लेटेस्ट एडिशन है, देख लीजिए। और फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में कितने टॉपिक है? लगभग 26 टॉपिक है। तो कोशिश करेंगे कि तेरह क्लास में इसको खत्म कर लिया जाए, और दो दो टॉपिक पढ़ाकर, और इस लाइन बाय लाइन हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए और इसको शुरू करते हैं। ये भौतिक विज्ञान है। चलिए क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। कहता है भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य मैटर तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। किसका किसका होता है? मैटर का होता है, और एनर्जी का, उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं में की विकास भौतिक के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो भौतिकी विज्ञान में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? जिसमें द्रव्य मैटर हो और ऊर्जा एनर्जी हो और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। ये याद रखिएगा। किसका किसका अध्ययन होता है? द्रव्य मैटर का और ऊर्जा का। इसके जरिए मात्रक देखते हैं। तो मात्रक, ये मात्रक इसमें पढ़ना है। तो कहता है मात्रक यूनिट क्या होता है? कहता है किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कहता है फंडामेंटल यूनिट्स होता है और ड्राइव यूनिट्स होता है। तो कहता है एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। तो मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो ये याद रखने की चीज है कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। और ये जो मूल है, ये याद रखिए कि सवाल में ही पूछता है कि मूल मात्रक कौन नहीं है। 4 ऑप्शन में 3 दिया रहेगा, एक नहीं रहेगा। तो कौन कौन मात्रक है? पहला है लंबाई। पहला क्या है? लंबाई, जिसको मीटर से नापते हैं, संकेतक एम होता है। द्रव्यमान हो गया लंबाई, द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम से नापते हैं, केजी। समय होता है सेकंड में नापते हैं। टेम्परेचर केल्विन में नापा जाता है। विद्युत धारा एम्पियर में नापा जाता है। और ज्योति तीव्रता होता है कैंडला में। ज्योति तीव्रता होता है कैंडला में। और पदार्थ का परिमाण होता है मोल में होता है। पदार्थ का परिमाण क्या होता है? मोल होता है। तो ये 7 है। कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ये हो गया। ठीक है। एसआई के संपूरक मूल मात्रक क्या है? तो इसमें संपूरक मूल मात्रक क्या है? तो कहता है समतल कोण होता है रेडियन में। समतल कोण किसमें होता है? रेडियन में होता है। और सॉलिड एंगल घन कोण क्या होता है? कहता है ये स्टेरेडियन में होता है। स्टेरेडियन में होता है। ये घन कोण किसमें होता है? सॉलिड एंगल। तो ये आपको होता है क्या चीज में? स्टेरेडियन में होता है। एशिया के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेतक क्या है? तो टेम्परेचर को पहले नापा जाता था। टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में पुराना है। अब डिग्री सेल्सियस इसको बोला जाता है। तो इसको सेंटीग्रेड बोला जाता था, डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। ठीक है। तो पहले सेंटीग्रेड बोला जाता था, अब उसको सेल्सियस बोला जाता है। आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी को पहले कंपन प्रति सेकंड बोला जाता था, सीपीएस। अब फ्रीक्वेंसी को क्या चीज बोला जाता है? हर्ट्ज। आवृत्ति मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसको पहले क्या बोला जाता था? कहता है सीपीएस बोला जाता है, अब उसको क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। ज्योति तीव्रता को पहले कैंडल शक्ति बोला जाता था, अब उसको कैंडला बोला जाता है, जिसको सीडी से नापते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडला। समतलीय कोण क्या होता है? पता है कि समतलीय कोण डी थीटा चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई डी एस और उसकी त्रिज्या आर का अनुपात होता है। तो ये है आपका क्या है? ये आपका है समतलीय कोण होता है जो डी थीटा होता है। क्या होता है डी थीटा? डी थीटा बराबर क्या होता है कि डी एस बाई आर होता है। डी एस बाई आर होता है। ये होता है आपका डी एस बाई आर होता है आपका समतलीय कोण। तो ये डी एस बाई आर हो जाता है। ठोस कोण क्या होता है? तो होता है कि ठोस कोण डी रेडियन बराबर चित्रानुसार शीर्ष ओ को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्र डी ए, ये डी ए तथा त्रिज्या आर के वर्ग का अनुपात होता है। तो ये क्या होता है? डी ए आपका ये है अपॉन आर स्क्वायर होता है। डी ए अपॉन आर, ये ठोस कोण होता है। ठोस कोण क्या हो रहा है? डी थीटा, डी रो डी ए हो गया यहाँ पे, और ये डी ए अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। ये सभी मात्रक जो मूल मात्रों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, इसके व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इसको क्या कहता है? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, जो कि मूल मात्रों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। खगोलीय दूरी का मापन होता है, प्रकाश वर्ष के रूप में माना जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है।
कहता है कि एक वर्ष में कई कई की दूरी, तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये दूरी की मात्रक है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कि 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। कितना होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कि 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कहता है केवल 8.311 है, 8.311 है। कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में, किसके, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कितना है, 8.311 है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है, 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है ये। खगोलीय इकाई के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होता है उसको हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। और खगोलीय मात्रा कितना है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, या 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो खगोलीय इकाई का कितना है, तो इसको 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर इसको कह सकते हैं, या 1.496 इंटू इतना मीटर कहा जा सकता है इसको। पारसेक क्या होता है, पारसेक क्या होता है, कहता है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है, पारसेक कहा जाता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश मीटर, या 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। तो कहता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है, पारसेक है। सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है, पारसेक है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और जिसको 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर भी कहा जाता है, कितना मीटर भी कहा जाता है। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, बल, फोर्स की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। और एसआई पद्धति में अगर बात करें तो न्यूटन है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है, और एसआई पद्धति में उसका मात्रक जूल है। एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, और एक जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। देखिए कह रहा है कि अगर हम बल की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसको दो तरीके से, एक पहले एक सीजीएस था, फिर एसआई यूनिट आ गया। तो बल को सीजीएस में क्या कहा जाता था, डाइन। बल को फोर्स को क्या कहता था, डाइन कहा जाता था। और अब इसको क्या कहता है, न्यूटन कहा जाता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं कार्य की, कार्य को पहले सीजीएस में क्या कहा जाता था, अर्ग बोला जाता था, अर्ग। और अगर एसआई यूनिट की बात कर दे तो एसआई यूनिट में इसको क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। अच्छा, अब एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन में कितना कितना डाइन होता है, तो एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। और अगर अर्ग की बात कर ले तो होता है कि एक जूल में कितना होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, ये याद रखने की चीज है। तो बता, एक न्यूटन में 10 टू द पावर 9, और एक जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल की गंदलापन टर्बिडिटी मापने की इकाई एनटीयू है। कहता है निफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। जल के गंदापन नापने के लिए क्या होता है, टर्बिडिटी जो मापने की इकाई क्या है, एनटीयू है। जल कितना गंदा है, पानी कितना गंदा है, उसको नापने के लिए क्या है, एनटीयू। कहता है नियोफिलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है। जल के गंदापन नापने के लिए क्या है, नियोफिलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है। ठीक है। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक क्या होता है, वो इसमें देखने की चीज है। तो कहता है कि सिंबल ऑफ द वेरियस पावर ऑफ 10, सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10, कितना बराबर कितना क्या होता है वो समझिए। कहता है कि भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों को विशेष नाम और संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। तो आप इसको शुरू से समझिए कि जब तो 10 टू द पावर -21 है, योटा सबसे बड़ा है। तो होता है कि प्रीफिक्स और सिंबल, तो होता है 10 के घात सबसे बड़ा क्या है, तो 10 टू द पावर 24 है, जिसको योटा कहा जाता है। 10 टू द पावर 4 को क्या कहता है, योटा कहा जाता है, जिसको 22 से नापते हैं, योटा को। फिर कहता है कि 10 टू द पावर जेटा, जेटा क्या होता है, 10 टू द पावर 21 होता है, जिसको जेट से कहते हैं, जेटा। फिर कहता है कि एक्सा क्या होता है, 10 टू द पावर 18 को एक्सा कहा जाता है, 10 टू द पावर 18 को एक्सा कहा जाता है। और 10 टू द पावर 15 को पेटा कहा जाता है, 10 टू द पावर 15 को पेटा कहा जाता है। 10 टू द पावर 12 को टेरा कहा जाता है, टेरा 12 को टेरा कहा जाता है। और 9 को गीगा कहा जाता है, 9 को क्या कहता है, 9 को गीगा कहा जाता है। और 10 टू द पावर 6 को मेगा कहा जाता है, 6 को मेगा। और 3 को किलो कहा जाता है। तो 2 को हेक्टो कहा जाता है, 10 टू द पावर 2 को हेक्टो कहा जाता है। और 10 टू द पावर 1 को टेका कहा जाता है। ये याद रखने की चीज है। तो डेका क्या होता है, तो डेका को होता है 10 टू द पावर 1 होता है डेका। हेक्टो में 10 टू द पावर 2 होता है, किलो में 10 टू द पावर 3 होता है, मेगा में 10 टू द पावर 6 होता है। मेगा में क्या होता है, 10 टू द पावर 6। गीगा में 10 टू द पावर 9 होता है।
टेरा में 10⁻12, गीगा में 9, गीगा में क्या होता है 10⁻9 हो गया, और टेरा में क्या होता है 10⁻12, टेरा में क्या होता है 12, टेरा में क्या होता है 12, पेटा में क्या होता है 10⁻15 होता है, पेटा में क्या होता है 10⁻15, पेटा 15, पेटा 15, एक्सा में 10⁻18 होता है, एक्सा में 10⁻18, और जेटा में 10⁻21 होता है, जेटा में क्या होता है 10⁻21 होता है, और योटा में होता है 10⁻24, योटा में क्या होता है 10⁻24 होता है। तो ये आप इधर समझ लिए। अब ये हो गया कि 10 का घात हो गया। अब कहता है कि जो निगेटिव वाला बात कर लेते हैं। तो 10⁻1 को जब डेका कहा गया है, 10⁻1 को डेका कहा गया है, तो 10⁻−1 को कहता है डेसी, डेका कहता है प्लस वाले को, और माइनस वाले को डेसी कहा गया है। ठीक है। फिर प्लस 10⁻2 को कहता है हेक्टो, और इसको कहते हैं 10⁻2 को सेंटी, -2 को कहता है सेंटी कहा जाता है, सेंटी। और 10⁻3 को किलो, इधर मिली, 10⁻−3 को कहता है मिली कहा जाता है। फिर -10⁻6 को मेगा, यहाँ पे माइक्रो, 10⁻−6 को कहता है माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो -6 को कहा जाता है। गीगा कहता है 10⁻9 को गीगा, और -9 को नैनो, -9 को नैनो, -9 को कहता है नैनो। फिर कहता है 10⁻12 को टेरा कहा जाता है, यहाँ 12 को पीको कहा जाता है, 12 को कहा जाता है पीको, 12 को पीको, टेरा कहता है 12 को, और -12 को कहता है पीको। 15 को पेटा कहा जाता है, 15 को पेटा, और 15 को कहता है -15 को कहता है फेमटो, फेमटो कहा जाता है, -15 को फेमटो कहा जाता है। 18 को एक्सा कहा जाता है, और -18 को एटो कहा जाता है, एटो एटो आटो। 21 को जेटा कहा जाता है, और -21 को जेप्टो कहा जाता है, 10⁻−21 को कहता है जेप्टो कहा जाता है। और 10⁻24 को योटा कहा जाता है, और इसको योक्टो कहा जाता है, -24 को योक्टो कहा जाता है। डेसिमल डायमेंशन क्या होता है? कहता है किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। डायमेंशन कहता है मूल राशियों पर जो चढ़ाना पड़ता है। जैसे जो वेग हो गया, उसका दूरी बटा समय होता है। वेग क्या होता है? अगर वेग मतलब स्पीड, दूरी बटा समय होता है, स्पीड। तो यहाँ दूरी का लेंथ होता है, और समय का टी होता है। तो इसको एल टी इनवर्स कह सकते हैं। क्या है? कहता है इसको M0 LT और T-1 हो जाता है। तो इसको तीन तरीके से माना गया। जैसे कि क्या हो गया, वेग को स्पीड में देता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस को लेंथ एल से माना जाता है दूरी को, और टाइम को टी से माना जाता है। तो LT-1 भी कर सकते हैं। अगर एम नहीं पूछे तो M0 हो जाएगा, एल इसी रहेगा, और T-1 हो जाएगा। कहता है कि विमीय दूरी, कहता है विमीय दूरी क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो समझिए, ये याद रखना, ये पूछता है। वह व्यंजक जो किसी यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सा मूल राशि किस प्रकार संविष्ट है, उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कार्य का विमीय सूत्र ML2T-2 होता है, कार्य का। आप देखिए, वेग या चाल, स्पीड हो गया, या वेलोसिटी का कहता है कि ML T-1 होता है। स्पीड को कैसे लिखते हैं? आप कहते हैं जब भी देखे थे ना कि S बराबर D/T होता है। तो D डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस का L हो जाएगा, T माइनस में चल जाएगा, T माइनस हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है? M × A होता है, A ना होता है। तो M का तो मास हो गया, ठीक है। A का क्या होता है? बल, फोर्स इंटू एम ए होता है। यहाँ पे ML T-2 होता है, इसको याद रखिए, ML T-2, ML T-2 हो जाता है, ML T-2। ये क्या होता है? आपका डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ना, मतलब वेलोसिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस का एल हो जाएगा, और टी का यहाँ पे कहता है T² हो जाता है। तो यहाँ LT-2 हो जाता है। कार्य का, फोर्स का होता है ML2T-2। फोर्स का क्या होता है? मतलब कार्य का, ऊर्जा का, एनर्जी का होता है ML2T-2। संवेग का क्या होता है? ML T-1। प्रतिस्थापन गुणांक का क्या होता है? ML-1T-2। मतलब पावर में होता है। अब हम उसे ML⁻⁻1 T⁻⁻2 ऐसे नहीं बोल रहे हैं, T-1 T-2 ऐसे बोल दे रहे हैं। वेग प्रवणता का होता है M0 L0 T-1। वेग प्रवणता होता है M0 L0 T-1। त्वरण का क्या होता है? एक्सेलरेशन का। तो कहता है कि M0 L T-2, M0 L T-2। देखिए, आप त्वरण क्या होता है, F इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू एम ए बताए थे ना, तो M का तो A हो जाएगा, और A के बारे में त्वरण एक्सेलरेशन क्या बताया है, इसको क्या बनाया गया, LT-2 बताया गया। तो दोनों को गुना करने में क्या होगा, ML T-2, ML T-2 है ना, ML T-2। आवेग होता है ML T-1 होता है। आवेग का क्या होता है? ML T-1 होता है। पावर का क्या होता है? ML2T-3। पावर का क्या होता है? ML2T-3। पावर का होता है ML2T-3। पावर का, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यही होता है ना। दाब और प्रतिबल का होता है ML
-1 t-2। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, सरफेस टेंशन का, ml0 t-2, ml0 t-2 सर पृष्ठ तनाव का कहता है ml0 t-2। श्यानता गुणांक क्या होता है, तो कहता है ml-1 t-1, ml-1 t-1, ml-1 t-1। आगे देखिए, विभिन्न भौतिक राशियों का ये और है, इसमें कुछ कुछ है। भौतिक राशि कोणीय वेग का क्या होता है, m0 l0 t-1। कोणीय संवेग का क्या होता है, कोणीय संवेग, इतना ये सब चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है, जिसकी सब सवाल आता नहीं कभी। विद्युत क्षेत्र का याद रखिए, ml t-1 a-1। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इतना सवाल इस पे कभी आता नहीं है, इसको रहने दीजिए। बाकी आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मेन जिसमें था वही है। बाकी हम गति चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 2। तो पहला चैप्टर हो गया, और दूसरा चैप्टर है जो कि हम लोग देख लेते हैं। फोर्स के बारे में क्या है, गति के बारे में वो देखते हैं क्या क्या है। कहता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कहता है वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसके अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, चाल चाल का भी डायरेक्शन नहीं होता है, आयतन वॉल्यूम नहीं, कारण नहीं, समय नहीं, ऊर्जा विभव, ये सब नहीं होता है। तथा विद्युत धारा और टेम्परेचर एवं प्रेशर, ये सभी अदिश राशि हैं। तो विद्युत धारा का डायरेक्शन होता है, लेकिन वो टेम्परेचर का भी डायरेक्शन होता है, प्रेशर का भी होता है कि प्रेशर इधर लग रहा है कि प्रेशर इधर लग रहा है, डायरेक्शन तो है ना। लेकिन ये सब क्या है, अदिश राशि है। ये इंपॉर्टेंट है। किसका किसका है, तो याद रखिएगा, करेंट, टेम्परेचर और प्रेशर, तीन को। सी टी पी क्या है, करेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। सी टी पी ये क्या है आपका, कहता स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्या है, सी करेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। सी टी पी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़िए। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी रहती है, और ये योग से निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, इसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे क्या हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल फोर्स हो गया, त्वरण संवेग हो गया, आवेग हो गया, विद्युतीय क्षेत्र हो गया। विद्युत धारा नहीं होता है, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया। ठीक है, तो ये समझने की चीज है। अगर करंट की बात कर दिया तो आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी, लेकिन कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र हो गया, मतलब कि वो एरिया की बात कर दिया तो वहाँ पे आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्टेंस के बारे में पढ़ना, ये कहता है किसी दिए गए समांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, और ये सदैव पॉजिटिव होता है या शून्य होता है। तो दूरी क्या होता है, सदैव पॉजिटिव या शून्य होता है, निगेटिव दूरी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, कहता है निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच में लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। कहता है ये क्या होता है, सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर का है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर राशि है। इसका ऐसा यूनिट कहता है मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। दूरी की बात कर ले तो दूरी सिर्फ पॉजिटिव होता है। दूरी क्या होता है, दूरी सिर्फ पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर दे तो ये पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य कुछ भी हो सकता है। स्पीड की बात करते हैं, चाल, कहता है वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय होता है। यह एक क्या है, अदिश राशि है, और ऐसा ही मात्रा क्या है इसका होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड होता है। जब कोई बस्ती जब कोई वस्तु दूरी को v1 चाल से तय करती है, और उसके बाद उतनी ही दूरी कहता है v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसका औसत चाल क्या आ जाएगा। कहता है कि टू वी वन बराबर टू वी वन वी टू बराबर टू वी वन वी टू बाई v1 + v2 कह रहा है। समझिए क्या बोल रहा है, कहता है कि यहाँ से एक डिस्टेंस है, ये पहले v1 से गया, और एक और आदमी जो है ये क्या कहता है कि ये v2 से गया। क्या होगा, v2 से वो गया, तो कहता है कि औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल क्या हो जाएगा इसका, टू वी वन वी टू बराबर टू वी वन वी टू बाई v1 + v2। ये फॉर्मूला है, ये याद रखने की चीज़ है। इस पे सवाल आता है, जो कोई वस्तु अपनी यात्रा के आधी समय v1 की चाल से और आधी समय v2 की चाल से चलता है, तो संपूर्ण यात्रा उसकी औसत चाल क्या होगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इतना दूर में चला v1, इतना दूर में चला गया v2, तो इसका क्या औसत चाल क्या होगा, v1 + v2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है, समझ गए। तो ये फार्मूला ये याद रखिएगा, ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वी वन से पहले गया, फिर वी टू से गया, तो टू वी वन वी टू बाई v1 + v2 हो जाएगा। और आधा वी वन से गया और आधा वी टू से गया, तो v1 + v2 बाई 2 हो जाएगा। वेलोसिटी की बात पढ़िए, कहता कोई वस्तु के विस्थापन की दर को एक या निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु का जो विस्थापन की दर है, वो एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक क्या है,
सदिश राशि है, इसका यूनिट मात्रा मीटर पर सेकंड भी होता है। तो स्पीड का भी मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए, चाल भी होता है। ठीक है, ये अदिश राशि है। अगर चाल की बात करते हैं, स्पीड, तो स्पीड क्या है? स्पीड आपका क्या है? एक अदिश राशि है। लेकिन वही अगर वेलोसिटी की बात कहा दे रहा है, तो ये क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में जाता है। वेलोसिटी क्या होता है? निश्चित दिशा में होता है। समझ गया? इसलिए क्या है? एक सदिश राशि है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में कहता है कोई वस्तु के वेग में वेलोसिटी में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा यूनिट मात्रा कहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका ऐसा यूनिट कहता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कहता है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, इसे रिटार्डेशन कहते हैं। अगर कहता है कि अगर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होता जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं या मंदन कहते हैं। वेग एक समान होने के कारण त्वरण का मान शून्य होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा, नहीं घट रहा है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो कहता है कि अगर एक समान हो गया तो त्वरण का मान क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। समझ गए? वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है भैया? जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है। क्षैतिज और उदग्र जो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यदि पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं, वेग का परिमाण मतलब वेलोसिटी का परिमाण और दिशा दोनों एक समय बदलते हैं, इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है और इस वक्र पथ को प्रक्षेप ट्रेजेक्टरी कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, ये सब क्या प्रोजेक्टाइल मिशन होता है। तोप से छूटा हुआ गोला आदि क्या है? कहता है परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है, प्रक्षेप की अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। कहता है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कोई सामान फेंकना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा दूरी जो करे, जैसे कि यहाँ से ऐसे दूरी करे, तो ये एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 45 डिग्री पे। अगर आप इसको 45 से 60 कर दीजिएगा तो ये, अगर 45 से 60 कर दीजिएगा तो यहीं पे गिर जाएगा। 90 कर दीजिएगा तो यहाँ पे जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। अगर आप 20 कर दीजिएगा तो ये यहीं पे रह जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है? 45 डिग्री। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। क्षैतिज दिशा में मतलब नीचे की जो होता है इसको क्या कहते हैं? परास कहते हैं। प्रक्षेपण कोण जो थीटा डिग्री कहता है, 90 से माइनस दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। कोण थीटा या 90 से थीटा के लिए क्या होता है? समान होता है। कि अगर थीटा डिग्री पे फेंक रहे हैं, कैसी पे? अगर थीटा डिग्री पे फेंक रहे हैं या फिर 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे हैं, दोनों का क्या होगा? ये जो दूरी जो तय करेगा वो समान दूरी तय करेगा। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब हो रहा है कि प्रक्षेप पथ पर जो ये प्रक्षेप पथ है, इसमें कहता है कि उच्चतम बिंदु, ये जब सबसे जो उच्चतम बिंदु है, इसमें क्या होता है कि वेग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कहता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो होता है कि कहता है जो प्रक्षेप पथ है, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो प्रक्षेप पथ है, तो इसमें और इसके बीच में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बन जाता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। वेग और त्वरण में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। पता है सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़िए। वृत्तीय वृत्तीय सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरण गति होती है। क्या होती है? त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। त्वरण की दिशा वेग के दिशा के लंबवत होता है। तो त्वरण की दिशा जो होता है वेग की दिशा के लंबवत होता है। त्वरण मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है। और वेग मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। ये हिंदी नहीं समझ में आया तो इंग्लिश वाले याद रखिएगा। देखिए, वेग हो गया और त्वरण हो गया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब वृत्तीय गोल गोल घूमते हैं तो कहता है कि हर यहाँ से यहाँ गया तो डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कहता है कि प्रत्येक बिंदु बदल जाती है। जो त्वरण की जो दिशा होता है, एक्सेलरेशन की जो दिशा होता है, और वेग की दिशा वेलोसिटी की जो दिशा होता है, वो क्या होता है? 90 उसमें लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो सर्कुलर मोशन में कहता है कि वेलोसिटी और इसका जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का कितना? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्ताकार में घुमाया जाता है और घुमाने के बाद डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखांकित उड़ जाता है। मतलब अगर यहाँ पे आप इसे घुमा रहे हैं तो ये सीधे इधर की ओर चल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? कहता है वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील
कण के कारण कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उस कण का कोणीय वेग कहलाता है। प्राय से ओमेगा से प्रकट किया जाता है, ये ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। यदि एक सेकंड में एन चक्कर लगाता है तो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एन हो जाएगा। कहता है टू ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एन हो जाएगा अगर एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है क्योंकि एक चक्कर का में कण है और टू पाई घूम जाएगा मतलब 360 डिग्री हो जाएगा। तो टू कहता है कि अगर एक कण एक सेकंड में कितना चक्कर घूमेगा, टू पाई घूम जाएगा मतलब 360 डिग्री हो जाएगा और टू पाई एन हो जाएगा। एन एन चक्कर लगा रहा है ना तो टू पाई एन हो जाएगा। ठीक है, रेडियन से घूम जाती है। यदि ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर है और कण एक सेकंड में एन चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चल तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, कहता है कि वृत्त की परिधि इंटू एन, सरकमफेरेंस इंटू एन और टू पाई आर एन उसकी रेखीय चाल लीनियर स्पीड हो जाएगी। तो रेखीय चाल जो होता है वो कोणीय चाल इंटू त्रिज्या होता है, ये याद रखने की चीज़ है। जो रेखीय चाल जो होता है, अगर रेखीय चाल की बात कर ले तो वो क्या होता है कि कोणीय चाल इंटू त्रिज्या होता है, त्रिज्या कोणीय चाल इंटू त्रिज्या हो जाता है। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने किए थे। तो पाई के जो मान है उसकी गणना सबसे पहले किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। न्यूटन के गति नियम का था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है भैया वो समझिए। न्यूटन के गति का नियम क्या है, कहता भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो गति के नियम को प्रतिपादित करने वाला न्यूटन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और विराम अवस्था में रहेगा, यदि एक समान चाल से सीधी रेखा पर चल रहा हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तित ना किया जाए। अगर देखो कह रहा कि कोई चीज़ अगर विराम में है तो विराम में रहेगा, अगर एक समान चल रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर से कोई बाह्य बल न लगे। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी किस को कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम को ये कहा जाता है। बाह्यबल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए प्रवृत्ति को जड़त्व है का जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा वस्तु के जो जड़त्व है उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है, द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, फोर्स की। बल की परिभाषा मिलता है किसके, फोर्स की परिभाषा मिलता है। बल की परिभाषा मतलब बल वह एक कारक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है और परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक क्या है, सदिश राशि है। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है आपका, कहता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट मात्रा क्या है, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। फोर्स का क्या है, न्यूटन होता है। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच में कोण 180 डिग्री तथा समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री होता है। अगर बल विपरीत दिशा में लग गया, बल इधर की ओर लग गया, ये इधर है और ये बल इधर लगा दिए तो कितना 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जड़त्व के कुछ उदाहरण देखिए। ठहरी हुई मोटरसाइकिल या रेलगाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार में अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं। ये सब क्या है कि आपका जड़त्व के कुछ उदाहरण है। संवेग मोमेंटम क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग इज इक्वल टू वेग और द्रव्यमान होता है। यह क्या है, एक सदिश राशि है जिसका ऐसा यूनिट मात्रा क्या है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है। तो कहता है कि संवेग की बात कर रहा है। संवेग क्या होता है, संवेग होता है कि वेग इंटू द्रव्यमान होता है संवेग। मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है आपका, होता है कि वेग वेलोसिटी इंटू मास। वेग मतलब वेलोसिटी, एम भी होता है ना मोमेंटम, एम भी। इसका ऐसा यूनिट मतलब क्या है कि एम का केजी हो जाएगा किलोग्राम और इसका वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा, केजी पर मीटर सेकंड हो जाएगा मोमेंटम का। न्यूटन्स का सेकंड लॉ बारे में पढ़िए। तो कहता है कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसी वस्तु के संवेग में मतलब मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होता है। कहता है कि जो एवं संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है और संवेग जो होता है परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यदि आरोपित बल F1
बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए और वस्तु के द्रव्यमान एम हो, तो न्यूटन के गति के नियम के एफ इक्वल टू एम हो जाता है, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम को बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है कैसे? न्यूटन के दूसरे नियम से होता है। किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक क्या होता है? एफ इंटू के एक्स होता है। स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग की बात कर रहा है तो के एक्स हो जाएगा, और वैसे एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग मतलब मोमेंटम, तो होता है वस्तु के अगर जो मोमेंटम है, वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो मोमेंटम जो चेंज होगा वो कैसे? आरोपित बल के समानुपाती होगा। के स्प्रिंग का बल नियतांक है। स्प्रिंग की लंबाई एकांक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न प्रयातनयन बल का परिमाण स्प्रिंग के बल नियतांक कहलाता है। यदि स्प्रिंग के बल नियतांक के को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक n के होगा। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। प्रथम नियम जो है वो दूसरे नियम का ही अंग है। क्या बोल दिया? ये समझने की बात है। जो प्रथम नियम है आपका वो दूसरे नियम का ही अंग है। समझ गए? उसमें भी, इसमें भी फोर्स के बारे में बता रहा है और उसमें भी फोर्स के बारे में बता रहा है। जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट है वो सेकंड से रिलेटेड है। उसका कहने का मतलब ये हो गया। न्यूटन्स का तीसरा गति नियम क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगना, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे का हट जाना, रॉकेट उड़ाने में। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है। रॉकेट उड़ाने में न्यूटन्स थर्ड लॉ है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग मतलब मोमेंटम होता है, संवेग मतलब मोमेंटम होता है। तथा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का सिद्धांत क्या है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का थ्योरी क्या है? यदि कणों को किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत होता है, मोमेंटम कांस्टेंट होता है, अर्थात टक्कर से पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। तो कह रहा है कि अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है तो कह रहा है कि उसका संवेग क्या होता है, उसको मोमेंटम क्या है? एकदम कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। और टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है, अर्थात टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, माने कि दो दो कण है, पहले इससे टकराया, ये इससे टकराया, दोनों का पहले मान लें कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये भी 5 मीटर से पहले चल रहा था। दोनों टकराया तो टकराने के बाद भी ये 5 मीटर से चलेगा और ये भी 5 मीटर से ही चलेगा। वही जब बाहर फोर्स नहीं लग रहा है तब, अगर माने इधर से हम कुछ थोड़ा फोर्स लगा दिए तो ये 5 की जगह पे ये 6 हो जाएगा, ये 5 की जगह पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कहता है कि टक्कर के पहले है M1 मास M2 है वो U1 से जा रहा था, ये U2 से जा रहा था। टक्कर हुआ, टक्कर के बाद क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा और V2 हो जाएगा। तो होता है कि M1 U1 बराबर M2 U2 बराबर M1 V1 बराबर M2 V2, ये फार्मूला बना गया। M1 U1 बराबर M2 U2 और M2 V2 M1 V1 बराबर M2 V2 हो जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम गति का दूसरा रूप है। कहता है लीनियर मोमेंटम जो कंजर्वेशन है उसका जो सिद्धांत है वो न्यूटन के तीसरे नियम का दूसरा रूप है। तृतीय नियम में सभी उदाहरण इसके द्वारा समझाया जा सकता है। कहता है टक्कर के 3 प्रकार होते हैं। कहता है कि प्रत्यास्थ टक्कर, इस टक्कर में पिंड जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस लौटता है। इसमें गतिज ऊर्जा एवं संवेग मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम संरक्षित रहता है। ठीक है। और प्रत्यास्थ गुणांक होता है ई का मान 1 होता है। प्रत्यास्थ गुणांक जो ई है उसका मान क्या होगा? 1 होता है। तो पहला क्या हुआ कि प्रत्यास्थ टक्कर हुआ तो जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस लौट जा रहा है। इसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है वो संरक्षित हो गया, कंजर्व हो गया। और जो प्रत्यास्थ गुणांक ई है उसका मान 1 होता है। तथा अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है? तो इसमें पिंड जिस वेग से टकराता है उससे कम वेग में वापस आता है, टकराने के बाद कम वेग में आता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम हो गया ना। फिर कहता है संवेग संरक्षित रहता है, मोमेंटम क्या है? वो संरक्षित है क्योंकि जैसे गया वैसे आया। अतः प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान 1 से कम होता है। तो जो अप्रत्यास्थ जो टक्कर होता है तो अगर वो टकराया है तो उसका प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान कहता है 1 से कम होता है। अगर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, इसमें पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है और एक ही वेग से चलने लगता है टकराने के बाद, चिपक जाने के बाद। कहता है इसमें कहता है काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता है, लेकिन संवेग संरक्षित इसमें भी रहता है। और ई का मान 0 हो जाता है। इसमें ई का मान जब दोनों जुड़ गया दो एटम तो इसमें ई का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसमें ई का मान 1 से कम हो जाता है। ठीक है। थोड़ा सा और है। इम्पल्स क्या कहते हैं जी?
इम्पल्स के बारे में देखिए, तो इम्पल्स क्या है? तो होता है कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, जब कोई बड़ा बल है किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। कहता है कि माना कि आप क्या है कि आप एक आदमी है और एक एक बॉल को फेंक दिए, हल्का सा फोर्स लगा दिए, मतलब कि एक ऐसा पेंडुलम लटका हुआ है, आप एक बार इसमें क्या हो गया, फोर्स लगा दिए, एक बार लगा दिए तो क्या हो गया कि ये चला गया। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, तो बल तथा जितना फोर्स लगाएं तथा समय अंतराल टाइम इंटरवल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। तो इम्पल्स बराबर क्या होता है, बल इंटू समय अंतराल टाइम डिफरेंस, संवेग में परिवर्तन होता है, तो मोमेंटम में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ये आपका इम्पल्स हो गया। तो इम्पल्स क्या होता है कि बल और समय अंतराल के बीच में लगाए को इम्पल्स कहते हैं। आवेग क्या है, एक सदिश राशि है। जो इम्पल्स है, आवेग इम्पल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। फोर्स और टाइम इंटरवल है, तथा इसकी दिशा वही रहती है जो बल की दिशा होती है। तो जो आवेग इम्पल्स है उसका दिशा वही रहेगा जो कि आपका बल का दिशा रहेगा, वो इसका भी दिशा रहेगा। घर्षण हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। तो जो घर्षण होता है वो क्या करता है, प्रयुक्त जो बल लगाते हैं उसका विरोध करता है। जैसे कि आप एक पत्थर रखे हैं जमीन पे, आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं पत्थर पे, तो ये कहता है कि जो घर्षण है वो इधर की ओर लगा, विरोध करता है घर्षण। अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर, कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल का अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता। अगर ये नहीं रहेगा तो वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता। यदि कोई एम द्रव्यमान और का पिंड भी चाल से आर त्रिज्या के वृत्ताकार पर चल रहा है, तो इस कार्यकारी वृत्ताकार को एम बी स्क्वायर बाई आर कहा जाता है। इसको क्या कहता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। आप जैसे कि जो अर्थ है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या है, चंद्रमा चल रहा है ना जी। ये अर्थ है, ये क्या है, चंद्रमा है, मून है। तो ये इसके वृत्ताकार चल रहा है, तो ये क्या रहा है, इस पे फोर्स, मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको पकड़े हुए हैं, तो छोड़ देगा तो ये भाग जाएगा। तो ये फोर्स है, इसको कहते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कहता है कि अजड़त्वीय फ्रेम, कहता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों के लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना की जाती है जिसमें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। आप केंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल है या छदम बल है जिसकी दिशा अब केंद्रीय अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होता है। कपड़ा सूखने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे है। मतलब कि ये बाहर की ओर फेंकता है, क्या बाहर की ओर जाता है। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो क्या होता है कि जब गाड़ी टर्न पे घूमता है तो आप बाहर की ओर जाना चाहते हैं। तो यही जो बाहर की ओर जाना चाहता है उसी को सेंट्रीफ्यूगल, फेंकना चाहता है। फ्यूगल मतलब फेंकना चाहता है, वैसे याद रखिएगा। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु कार्य करने वाली अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है। मौत के कुएं में कुएं की दीवार, जबकि इसकी प्रतिक्रिया पर एक बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं के दीवार पर लगाया जाता है, मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर, और अब बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल भ्रमशः अपकेंद्रीय बल कहा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? तो कह रहा है कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित घुमाने के प्रवृत्ति को बल कहता है। कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? कहता है कि फोर्स के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के पारित एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल पर क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण है, जो इसका टी जिसको बोलते हैं, वो फोर्स इंटू आघूर्ण भुजा कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है? तो ये कहता है कि अक्ष के प्रति क्या होता है, ये अक्ष के प्रति घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। एक पिंड को एक अक्ष घूमने की प्रवृत्ति को। सिंपल मशीन क्या होता है, यह एक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। सिंपल मशीन कहता है बल आघूर्ण पर काम करता है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनंतकाल, स्क्रू, जैक इत्यादि। तो सरल मशीन में क्या होता है, किसी एक बिंदु पर फोर्स लगाते हैं और अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे क्या होता है, अब मान लिया क्या है कि पिलास की बात करते हैं, जो पिलास जानते हैं ना, ऐसा इलेक्ट्रिक वाला जो काम करता है। तो आप इधर पे फोर्स लगाते हैं हाथ से,
तो ये इधर ये क्लोज होता है और इसमें कुछ सामान पकड़ लिया जाता है। लीवर क्या होता है? उत्तोलक तथा उत्तोलक एक सीधी और टेढ़ी दृढ़ छड़ है। उत्तोलक लीवर क्या है? तो निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है उत्तोलक। उत्तोलक के तीन बिंदु होते हैं, फलक्रम, इफर्ट और लोड। एफ ई एल एफ एल ई एफ एल ई एफ। उत्तोलक क्या होता है जो समझिए। कहता है कि लीवर जो होता है, जैसे कि आप एक कैंची की मान लीजिए ना भाई, कैंची जो आप यूज करते हैं ये ऐसे और ये कैंची होता है, तो ये भी क्या है? एक फलक्रम, ये क्या है? एक उत्तोलक है, लीवर है। चाहे आप जो ये काटने वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं? जो पान में दिया जाता है उसको काटने वाला एक होता है, जो या जो हम लोग चिमटा यूज करते हैं, तो एक इसमें कहाँ फोर्स लगाते हैं? इधर फोर्स लगाते हैं। बीच में क्या है? ये इस पॉइंट पे काम करता है। इसमें फोर्स लगाते हैं इधर में, और ये जो ये है इसका ये यहाँ पे लगाता है लोड। जिसे कहा था फलक्रम क्या होता है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे अवलंब कहते हैं। आयास एफर्ट किसको कहते हैं? उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर लगाया गया बल। तो हम लोग ये इसको क्या, यहाँ पे इफर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका? यहाँ पे इफर्ट यहाँ पे हो गया, और इसमें इफर्ट कहाँ हो गया आपका? इस पॉइंट पे इफर्ट हो गया, इफर्ट यहाँ पे हो गया बीच में। लोड होता है उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, रुकावट हटाई जाती है, उसे भार कहते हैं। तो इसमें भार यहाँ पे हो गया, कैंची में भार यहाँ पे है, इसमें भार यहाँ बीच में है, और इसका भार यहाँ पे है। उत्तोलक बलपूर्वक सिद्धांत पर कार्य करता है। और आर्किमिडीज ने उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव रखी थी। किसने? आर्किमिडीज ने। किसने रखा थी? आर्किमिडीज है जिसने उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव रखी थी। अब उत्तोलक का सिद्धांत देखिए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, यही चीज़ यहाँ पे होगा। उत्तोलक का सिद्धांत क्या है? पता है कि ये आलव हो गया। आलव को क्या स्पेलिंग हिंदी में क्या बोलते हैं? फलक्रम। आलव को क्या बोलते हैं? फलक्रम। यहाँ पे हो गया फलक्रम हो गया। यहाँ पे भार हो गया, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आयास भुजा हो गया, इफर्ट यहाँ पे हो गया, और ये भार लोड हो गया, इसको लोड कह देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि भार इंटू भार भुजा, भार इंटू भार भुजा इक्वल टू आयस इंटू आयस भुजा। तो भार इंटू भार भुजा और आयस इंटू आर भुजा, ये दोनों बढ़ाता है यांत्रिक लाभ होता है। यांत्रिक लाभ की अगर बात कर दे तो यह भार यहाँ पे है और आयास यहाँ पे, दोनों को डिवीजन कर देंगे। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, ये समझिए। प्रथम श्रेणी कहता है इस वर्ग में उत्तोलकों के आलम्ब, एक मिनट रुकिएगा। हम्म तो प्रथम श्रेणी में क्या होता है? क्लास वन में प्रथम श्रेणी में क्या होता है? आप इसको एक ट्रिक याद रखिए, देखिए FLE। इसमें कहता है कि बीच में कौन रहेगा? तो पहला में, फर्स्ट क्लास में F रहेगा, सेकंड क्लास में L रहेगा बीच में, और थर्ड क्लास में क्या रहेगा? E बीच में रहेगा। FLE याद रखना, क्या रखना है? FLE याद रखना है, FLE। तो देखिए इसमें क्या था, प्रथम श्रेणी में क्या होता है? इस वर्ग में उत्तोलकों का आलम F, आयास E और भार W के बीच में स्थित रहता है। F कहाँ रहता है? तो बीच में रहता है। E और भार के बीच में रहता है। इस प्रकार के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर या एक से कम भी हो सकता है। यांत्रिक लाभ कितना हो सकता है? एक से अधिक, एक के बराबर और एक से कम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कैंची। कैंची फलक्रम मतलब क्या होता है? इसको फलक्रम मतलब किसको कहते हैं? जहाँ पे वो लगाया जाता है बीच में, जहाँ से घूमता है, मतलब आप समझिए। तो अब कैंची में क्या होता है? कैंची का बताया था, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये बीच में फलक्रम आ गया, ठीक है। पिलास होता है, पिलास में भी ऐसा ऐसा बना था, तो ये बीच में फलक्रम है, ठीक है। तराजू में क्या होता है? तराजू में भी क्या होता है? बीच में फलक्रम होता है। जहाँ पे हम लोग इसको ऐसे है, ये ऐसे है तराजू, बीच में फलक्रम होता है। तो इसमें जिसमें बीच में फलक्रम हो वो उसको कहता है कि प्रथम श्रेणी कहते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में क्या होगा? बीच में होगा लोड आएगा। कहता है इस वर्ग में उत्तोलक में आलम्ब, फलक्रम व आयास, ये फर्ट के बीच में भार होता है। भार मतलब लोड। भार मतलब क्या होता है? इसको लोड कहिए, एल से डिनोट कीजिए, डब्ल्यू से डिनोट कीजिए। इस प्रकार उत्तोलकों को यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। इसका उदाहरण क्या था? सरेस्ता। सरेस्ता जो ऐसा हम जो अभी मशीन जो बनाए थे, ये काटने वाला जो मशीन होता है, ये ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे बीच में रखते हैं, तो बीच में लोड रखते हैं, तो इसमें बीच में सरिस्ता हो गया क्लास 2 में, ठीक है। बीच में लोड रहता है। नींबू निचोड़ने की मशीन अगर देखिएगा, तो नींबू निचोड़ने की मशीन में भी कहता है कि यहाँ पे नींबू रखते हैं बीच में, और इधर से दबा देते हैं, तो नींबू का तो रस निकल जाता है। तो तृतीय श्रेणी में क्या होता है कि FL हो गया और E होगा। E मतलब क्या होता है? इफर्ट लगाने वाला। इफर्ट जो होता है बीच से लगाया जाता है,
ठीक है। तो होता है कि इसमें कहता है अलम्ब और डब्लू के बीच में ई आयास होता है, ई मतलब इफर्ट। तो जो इफर्ट जो फोर्स लगाते हैं वो इफर्ट बीच में होता है। जैसे कि यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, तो तीसरा में क्या होता है, जो यांत्रिक लाभ होता है सदैव एक क्या होता है, एक से कम होता है। ठीक है। जैसे चिमटा, चिमटा जो हम लोग बनाते हैं, चिमटा कैसे होता है, ऐसे चिमटा ऐसा होता है, ऐसा होता है चिमटा। तो हम लोग लोड कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी दबा सकते हैं, चाहे यहाँ पे तो आप सामान पकड़िएगा, लोड कहाँ लगाइएगा, बीच में लगाइएगा, चिमटा। मनुष्य का हाथ भी क्या है, तृतीय थर्ड श्रेणी का है, इसलिए यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है। आप देखते हैं तीसरा नंबर देते हैं, ये क्या है, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी स्थिति में रखा जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर करता है, वस्तु का जो भार होता है वो गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुख बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित कर सकते हैं। तो कह रहा है, ये चीज लाइन समझिए। कहता है कि वस्तु का जो भार होता है वो गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, भार। तथा अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर, गुरुत्व केंद्र पे जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ वो ग्रेविटी है, वहां पे कब हो रहा है कि वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुख बल लगाकर, मतलब कि एक कोई सामान है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो कहता है इस पे कहता है कि जितना इसका भार है उतना पे अगर फोर्स लगा दे तो वस्तु को हम संतुलित कर सकते हैं। समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि जो हम लोग डंडा है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में हम क्या हाथ रखते हैं ना, कलम को आप देखें उंगली पे खड़ा रखने के लिए, तो बराबर करने के लिए क्या लगाते हैं कि इसके जितना भार है उतना ही फोर्स लगाते हैं। ज्यादा फोर्स लगा दीजिए, एक साइड में ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो ये गिर जाता है। ठीक है। संतुलन के प्रकार, संतुलन तीन प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। तथा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है यदि किसी वस्तु को उसकी स्थिति संतुलन स्थिति में थोड़ा विस्थापित किया जाए तथा बल हटाते ही पुनः वह पूर्ण स्थिति में आ जाए तो उसे संतुलन कहते हैं, स्थायी संतुलन कहते हैं। तथा किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और वह हटाते ही पुनः उस स्थिति में, जैसे कि मान लीजिए कहता है कि जो रबड़ का जो गेंद होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा हाथ से दबाते हैं, दब जाता है, फिर छोड़ते हैं तो वो आपस आपस वापस अपने स्थिति में आ जाता है, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो उसे अस्थायी कहते हैं। जैसे कि आप माने कि वो प्लास्टिक का गेंद होता है, अगर प्लास्टिक के गेंद को पूरा ज्यादा दबा दीजिएगा तो बीच में पिचक जाता है, ज्यादा बीच में पिचक जाता है, उसी को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसकी ऊंचाई पर बना रहता है, गुरुत्व केंद्र कहता है उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलन में हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका जो गुरुत्व केंद्र है उसी ऊंचाई पर बना रहता है, गुरुत्व केंद्र जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं पे बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाता है। तो मतलब कि आप मान लें कि एक जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिए, तो चेंज होने के बाद भी वो कंट्रोल में है, मतलब गड़बड़ाया नहीं है, तो अगर नई स्थिति में भी संतुलित हो जाता है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। मतलब समझिए ना कि कुछ टूट गया तो पहले तो आप ऐसे समझिए, बहुत अजीब एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आपका आदमी, आप हैं दो पैर से चलते हैं, एक आदमी दो पैर से चलता है, नॉर्मल चल रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मान लीजिए यहाँ पे है, आप क्या इसका पैर कट गया, मान लीजिए एक पैर कट गया गिर के या ट्रेन से, अब ये आदमी इसी स्थिति में चलने के लिए अपने आप को कहता है कैपेबल बना लेता है, कहता है कैपेबल बना लेता है एक ही पैर से चलने का, तो ये अपने आप को संतुलन कर लेता है, थोड़ा समय लेता है लेकिन संतुलन कर लेता है ना अपने आप को, उसी की बात कर रहा है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, थोड़ा गड़बड़ाया लेकिन अपने आप को संतुलन कर लिया। अस्थायी संतुलन की शर्त क्या है, तथा किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, तथा वस्तु का गुरुत्व केंद्र आधिकारिक नीचे होना चाहिए। तथा अस्थायी संतुलन की बात जब कर रहे हैं हम लोग, अस्थायी संतुलन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहता है कि वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरना चाहिए। जो कहता है गुरुत्व केंद्र का जो रेखा होगा और ऊर्ध्वाधर रेखा से वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़िए। फ्रिक्शन एक प्रकार का बल है जो सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। गाड़ी चलाते हैं या पत्थर पे फोर्स लगाते हैं तो पत्थर मूव नहीं कर पाता है फ्रिक्शन फोर्स के कारण। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो घर्षण बल का मान है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है या सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो क्षेत्रफल पर नहीं, कि कितना क्षेत्रफल पर है उस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर माने कि यहाँ पे तेल लगा दिए, मतलब तेल गिरा दिए फर्श पे और उस पर कुछ ठेलना चाह रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो आराम से फिसल जाएगा,
थोड़ा कि सतह कितना लंबा है कितना छोटा, उससे थोड़ा मतलब है। लेकिन अगर यही सतह पे क्या कर दें कि पूरा उठा खबर है और उस पर एक पत्थर रख दें और उसको फोर्स लगे तो ये पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। ये समझिए, जब फोर्स लगाते हैं तो इसमें आप फोर्स लगा रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा है कि आपका एनर्जी खत्म हो रहा है। वो क्षय नहीं होता, बल्कि वो एनर्जी हीट में बदल जाता है। कैसे में बदलता है? हीट में। आप फोर्स लगा रहे हैं तो घर्षण होने का यहाँ पे कहता है हीट होता है, गर्म हो जाता है। तो आपका क्या होता है? घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, बल्कि हीट में बदल जाता है। आगे देखिए, घर्षण के प्रकार होते हैं। घर्षण चार प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण पिंड की स्थिर अवस्था में। सीमांत घर्षण पिंड के सरकने सरकने की अवस्था में होता है, सीमांत घर्षण। गतिज या संपीड़न घर्षण पिंड की आनत काल पर फिसलने की अवस्था में, एकदम फिसलने वाला हो तब। और लोटनिक घर्षण पिंड की लुढ़कने की अवस्था में लोटनिक घर्षण होता है। तो स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है। स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद गतिज घर्षण हो जाता है, फिर सबसे कम क्या होता है? लोटनिक। लुढ़कने वाला जो फोर्स, जो आपका फ्रिक्शन है वो सबसे कम होता है। हल्का सा पहाड़ पर से क्या हो गया, पहाड़ पर से एक पत्थर है अटका हुआ है, वो हल्का सा फोर्स कीजिएगा, फटाक से नीचे आ जाएगा। इसमें फ्रिक्शन क्या हुआ? बहुत कम लगा। ठीक है। और जो यहाँ पर रुका हुआ है, कोई एक समतल मैदान पे पत्थर रुका हुआ है, तो इसका जो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। घर्षण गुणांक म्यू से डिनोट करते हैं। घर्षण बल का मानक अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अर्थात फोर्स, जो घर्षण बल जो है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर से होता है। तो ये समझिए क्या है, थोड़ा सा खत्म करते हैं इसको। कहता है घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। तो एफ मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उस पर उतना ही वो आर से जो है प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो म्यूचुअल टू एफ अपॉन आर होता है। म्यूचुअल टू क्या होता है? एफ अपॉन आर होता है। यानी घर्षक गुणांक जो म्यू है वो फोर्स के और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के वो होता है, होता है जितना फोर्स लगा रहे हैं और वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो होता है। घर्षण मान का गुणांक 1 से 1 के बीच में होता है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन एवं विमानहीन होता है, बीमाहीन होता है। तो जो घर्षण गुणांक जो है आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो है वो क्या आता है कि 0 से 1 के बीच में होता है। और इस पे कोई मात्रक नहीं होता है और ना ही कोई बीमा होता है इसमें। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक, निगेटिव होता है। क्या होता है? हमेशा हमेशा निगेटिव होता है। तो ये आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे 2 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।